हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो पर सीटेट के सीडीपी के कुछ बहुत ही प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज सीडीपी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो दोस्तों, हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से? पहला सिद्धांत था उनका संवेदी पेशीगामक अवस्था, जिसकी एज थी 0 से 2 वर्ष। दूसरा सिद्धांत था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज थी 2 से 7 वर्ष। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज थी 7 से 11 वर्ष। और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। दूसरा ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। तीसरा है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। और चौथा है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा नंबर 4 कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा थी कि संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है? प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, अपने उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। बिल्कुल सही है। और इसका कारण है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये मेल या फीमेल होना हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पर जो जेंडर है ये हमारा सोशल सोशल कॉन्सेप्ट है। यह एक सामाजिक अवधारणा है, समाज द्वारा बनाया गया है कि जो लड़का है वही गणित पढ़ सकता है, वही गणित का प्रोफेसर हो सकता है, लड़के ही हमारे घर के बाहर के काम कर सकते हैं, और जो एक लड़की है वो हमारे घर के काम करेगी, उसको हम गृह विज्ञान पढ़ाएंगे, एक लड़की ही नर्स बन सकती है। यह अवधारणा समाज द्वारा बनाई गई है। तो हमारा कारण गलत होगा, क्योंकि जेंडर समाज के माध्यम से अग्रहित होते हैं। यह एक सोशल कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो नंबर फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बी सी डी तीनों सही हैं कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें विद्यार्थी शिक्षकों से भी प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे के साथ भी प्रश्न पूछते हैं, जिसको हम सहपाठी अधिगम कहते हैं, और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर थर्ड, बी सी और डी तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और उन्हें सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर फर्स्ट कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और उन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वैश्यता में भी सीखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो ऑप्शन क्या है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों, ये गलत होगा। बुद्धि हमारी वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। दूसरा है, बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ये भी गलत है। तीसरा है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। ये भी गलत होगा, क्योंकि किस बच्चे में किस प्रकार की बुद्धि है उसको हम बुद्धि लब्धि के परीक्षण के अलावा और भी बहुत से कारणों से साधनों से जांच सकते हैं। और इसका चौथा है, बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ बदल सकती है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी होती है
और वह समय के साथ वातावरणीय कारकों के द्वारा, आनुवांशिक कारकों के द्वारा बदल सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो दोस्तों, सामान्य बुद्धि कारक, जिसे हम जी कारक भी कहते हैं, और एक है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे हम यश कारक कहते हैं। इसकी आलोचना बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत का को प्रस्तावित हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरेल गिलिगन द्वारा की गई। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने जो अपने नैतिक सिद्धांत दिए थे, उसकी आलोचना कैरेल गिलिगन ने क्यों की थी? क्योंकि लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांतों में महिलाओं का महिलाओं के लिए कोई भी नियम नहीं दिया था। तो इसलिए कैरोल गिलिगन ने उनकी आलोचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर फर्स्ट, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में महिलाओं की उपेक्षा की थी, इसलिए कैरेल गिलिगन द्वारा इनकी आलोचना की गई। तो इसका सही आंसर है नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए हम उन्हें लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि नहीं दे सकते। जब विद्यार्थी कुछ अच्छा करते हैं या उनके अधिगम में सुधार लाने के लिए हम उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हमें विद्यार्थियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए और अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए उसे प्रोत्साहित करे कि वे स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसमें है कि विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना। तो ये तो गलत होगा, किसी चीज को रटाना, याद कराना। और अगले में है कि विद्यार्थियों की सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देश देना। ये भी गलत होगा। सबसे सही होगा कि हम बच्चे के अधिगम और चिंतन को बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण का। इसका अभिकथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। बिल्कुल सही है। इसका कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका कारण ये गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विद्यार्थियों की संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी स्वयं में संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए हमारा अभिकथन तो सही है, पर उसका कारण जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसे भौतिक रूप पर आए। सेकंड है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाने के पहले उस बारे में चर्चा करनी चाहिए। सिखाने की शुरुआत वहां से करनी चाहिए जिसके बारे में बच्चा जानता है। पहले जो वो जानता है हम उसे वो बताएंगे और फिर उसके आगे हम उसे वो बताएंगे जिसके बारे में वो नहीं जानता है, तो बच्चा इससे अच्छे से समझता है। अगला है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। ये बिल्कुल सही होगा कि हम उसे क्या बताना चाह रहे हैं, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से हम उसे परिचय देंगे और फिर उसकी बारीकियों पर आएंगे, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों, ये हमारे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों,
पिछले वीडियोज़ में भी हमने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।